हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व तथा विश्रांति काल के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी ओम का नियम। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम, ओम का नियम होता है कि किसी परिपथ में धातु के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस परिपथ में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, अर्थात V समानुपाती होता है I के। तो यहाँ से समानुपाती को हटाने के लिए हमारे पास एक नियतांक होता है जिसे हम दर्शाते हैं R से। तो V बराबर होगा IR, जहाँ पर R क्या है, प्रतिरोध है। इसका मात्रक होता है ओम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि V बटा I बराबर R। अब है प्रश्न दिया गया कि किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। तो हम यहाँ पर यह देखेंगे कि अनुगमन वेग क्या होता है। तो अनुगमन वेग, इसे हम अपवह वेग भी कहते हैं। इसे हम दर्शाते हैं VD से। तो किसी विद्युत क्षेत्र की या विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अनुगमन वेग कहलाता है। तो यहाँ से VD होगा अनुगमन वेग। प्रश्न है आगे की अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व तथा विश्रांति काल के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई धातु का एक तार है जिसकी लंबाई कितनी है। यहाँ पर लिखेंगे धातु के यहाँ पर हम एक चित्र बना लेते हैं। ये है हमारे पास कोई धातु का तार जिसकी लंबाई कितनी है, L है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका A है और इसमें धारा I प्रवाहित करने पर जो विभवांतर है वह कितना उत्पन्न होता है, V उत्पन्न होता है। और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या कितनी मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं कितनी है, N है। हमें यहाँ पर अपवाह वेग की सहायता से ओम का नियम या ओम के नियम की व्युत्पत्ति करनी है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि धारा तथा अपवहन वेग VD में संबंध होता है I बराबर NEA VD, जहाँ E क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। और जैसा कि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है V बटा में L। और यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र प्रयुक्त किया जाता है तो और इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो यहाँ पर एक विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत वाहक बल F बराबर होगा E गुणा में कैपिटल E, जो यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है और यहाँ पर ये क्या है, हमारे पास विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको समीकरण 1 लगा देते हैं और यदि यहाँ पर E का मान रखते हैं तो हमारे पास F बराबर आता है E V बटा में L। इसे नाम देंगे हम समीकरण संख्या 2। अब यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो त्वरण A बराबर होगा F बटा में m। तो यहाँ से E V बटा में ml हो जाएगा। इसे नाम देंगे समीकरण संख्या 3। अब t समय अंतराल है हमारे पास और यह समय अंतराल किसका है, तो यह समय अंतराल है दो इलेक्ट्रॉनों की टक्कर का। और उनकी टक्कर होने से जो वेग में वृद्धि है वह कितनी होगी, वृद्धि हो जाएगी A गुणा में t। और जो टक्कर है उसके कारण यहाँ पर क्या होगा, उसमें वेग उत्पन्न होगा। उसमें वेग u 1 बराबर होगा इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग। और यह कब है, यह तब है जब विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। और जब हम विद्युत क्षेत्र E लगाते हैं E की उपस्थिति में, तब हमारे पास जो वेग है वह कितना हो जाएगा, कुल वेग u1 योग में at। क्योंकि यह क्या है, एक कण के लिए, तो यदि दूसरा हम देखें एक इलेक्ट्रॉन के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो यहाँ पर होगा u2 योग में a, ये होगा t1 होगा, यहाँ पर ये होगा t2। इसी प्रकार से ये कहाँ तक जाएगा, n तक आगे चलता रहेगा। जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही। तो यहाँ से अपवाह वेग क्या होता है, अपवाह वेग होता है औसत वेग। तो यहाँ पर u1 योग में at1 योग में u2 योग में at2, इसी प्रकार से आगे चलता रहेगा। और हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो Vd बराबर, यहाँ से हम u के जो पद है उन्हें अलग कर लेते हैं। तो u1 योग में u2 योग में कुछ इस प्रकार से un तक।
और यहाँ पर इन जो भाग में n है उसको भी यहाँ पर अलग अलग लिख लेते हैं, और सभी में a क्या है वो बेनिष्ठ है तो a को बाहर ले लेंगे। यहाँ पर अंदर बचेगा t1 योग में t2 योग में इसी प्रकार n तक, तो tn भाग में आ जाएगा यहाँ पर n। क्योंकि हम देखें तो यह क्या है, हमारे पास औसत वेग है। कौन सा औसत वेग है, तो उसमें औसत वेग है। और यहाँ पर जो कण है वह किस प्रकार की गति करते हैं, ब्राउनी गति करते हैं, जिसके कारण यहाँ पर ये जो मान है ये किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। तो यहाँ से vd बराबर होगा शून्य योग में। अब ये है हमारे पास इन सभी का औसत समय, तो जिसे हम दर्शाते हैं किससे, टो से। और टो को हम क्या कहते हैं, विश्रांति काल कहते हैं। तो यहाँ पर शून्य योग में a टो हो जाएगा, तो यहाँ से vd बराबर हो जाएगा a टो। ये आ जाएगी हमारे पास समीकरण संख्या 4। अब यदि समीकरण 4 में a का मान रखें तो हमारे पास vd बराबर होगा, a का मान है हमारे पास ev बटा में ml, ev टो बटा में ml। ये क्या है, हमारे पास अनुगमन वेग है। अब ये जो vd का मान है वो यदि हम यहाँ पर रख दें तो हमारे पास i बराबर होगा, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो समीकरण 1 है i बराबर NEA। vd बराबर हमने अभी निकाला है ev टो बटा में ml, मान रख देंगे तो i बराबर हो जाएगा NEA ev टो बटा में ml। तो यहाँ से यदि हम v को अलग करें तो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा, i गुणा में आएगा ml, भाग में आ जाएगा हमारे, क्योंकि यहाँ पर ml क्या है भाग में, तो इधर जाएगा तो किस में होगा, गुणा में होगा। और यहाँ पर ये दोनों गुणा होकर क्या हो जाएंगे, e का वर्ग हो जाएंगे, अर्थात ये हो जाएगा e का वर्ग, भाग में यहाँ पर n आएगा और साथ में आएगा a, साथ में यहाँ पर आ जाएगा टो, बराबर होगा किसके, ये v के। तो यहाँ से हम देखें तो v बटा यदि हम i करें तो हमारे पास बराबर होगा किसके, ml भाग में ne का वर्ग a टो। और ये जो राशियां हैं ये क्या है हमारे पास, यदि नियत हो, अर्थात हम इसको क्या बोल सकते हैं, नियत बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि द्रव्यमान, लंबाई, जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश क्षेत्रफल है, और हमारे पास जो विश्रांति काल है ये क्या है, नियत है। तो नियत होने के कारण v बटा आई किसके बराबर होगा, नियत के बराबर होगा या नियतांक होगा। तो यहाँ से v समानुपाती आ जाएगा किसके, आई के, और यही क्या है, ओम का नियम है। और यहाँ से ये v बराबर हो जाएगा आई आर, जहाँ पर आर क्या है, प्रतिरोध है। तो यहाँ से आर किसके बराबर होगा, आर बराबर होगा ml भाग में ne का वर्ग a टो के। और ये क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।